नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अपेजस पर। आज के इस वीडियो में हम 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको इस्तेमाल में लाकर आप अपने केस को इफ़ेक्टिवली कोर्ट के अंदर लड़ पाएंगे। आपको ये समझना है कि क्या कंसेप्ट है 125 सीआरपीसी के केस को लड़ने का और कौन कौन से इसके सब सेक्शन हैं जो आपके डिफेंस में इसमें काम आएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इफेक्टिवली इस स्ट्रैटेजी और टेक्निक को अपने केस में लगाकर अपने केस में फेवरेबल फ़ायदा ले पाएँ। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के डिफेंस में उसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप 125 सीआरपीसी का पूरा केस अपने फेवर में लेके जा सकते हैं। कंसेप्ट 125 सीआरपीसी का ओनली निगलेक्ट के ऊपर बेस्ड है। वाइफ को अपने हस्बैंड का निगलेक्ट प्रूव करना होता है कोर्ट के अंदर कि उसके हस्बैंड ने उसका निगलेक्ट किया है, इसीलिए कोर्ट उसको 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ग्रांट करे। उसको अपोज करने के लिए अगर हस्बैंड कोर्ट को ये प्रूव कर पाए कि उसने अपनी वाइफ के लिए वो हर ज़रूरी काम किया है जो डेली लाइफ के लिए उसके लिए ज़रूरी है, उसकी लिविंग को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी है, तो कोर्ट हस्बैंड के फेवर में फैसला दे सकती है। जैसे कि आपके सेलिब्रेशंस वाइफ के साथ किसी भी उसके बर्थडे के, आपके एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस, उसके साथ कोई भी आउटिंग्स जो आपने की हैं, आपने जो भी गिफ्ट्स उसको दिए हैं ड्यूरिंग द मैरिज, वो सब चीज़ें आपको आपके 125 सीआरपीसी के डिफेंस में हेल्प करेंगी और कोर्ट आपके फेवर में फैसला भी दे सकता है। सेक्शन 125 प्रोविजंस के अंदर सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 का डिफेंस के लिए बहुत बड़ा रोल है। सेक्शन 125(4) ये कहता है कि अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है या उसने अपने पति का साथ बिना किसी ठोस रीज़न के छोड़ दिया है और या दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं, तो वाइफ 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने की हकदार नहीं है। अगर आपकी वाइफ अडल्ट्री में है या उसने आपका साथ बिना किसी रीज़न के छोड़ दिया है, तो ये कॉमन ग्राउंड्स हैं आपके डिफेंस के लिए अपना 125 सीआरपीसी को जीतने के लिए। ज़्यादातर कॉमनली केसेस सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिसमें वाइफ जो है वो बिना किसी रीज़न से अपने मायके जाके बैठ जाती है और कुछ महीने या कुछ साल के बाद 125 सीआरपीसी का केस अपने हस्बैंड पे फाइल कर देती है और अपने कुछ निजी कारणों के कारण उसको निगलेक्ट का रूप देकर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने की कोशिश करती है। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी केस के दो पार्ट्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। पहला तो मेन एप्लीकेशन, जिसमें वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है अपने लिए या बच्चे के लिए। दूसरा इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन, जो वाइफ केस के दौरान कोर्ट से अपील करती है कि उसको इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया जाए जब तक केस चलेगा। इसीलिए इंटरिम मेंटेनेंस को फाइट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इंटरिम मेंटेनेंस को अच्छे से फाइट नहीं करेंगे तो केस चाहे 2 साल चले चाहे 3 साल चले, आपको वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर केस के दौरान हर महीने जो अमाउंट कोर्ट सेट करेगा वो उसको पे करना ही होगा। फ्रेंड्स, इंटरिम मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के अंदर फाइट करने के लिए आपको कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस स्टेज के ऊपर कोर्ट किसी भी तरह का किसी भी एलिगेशन का चेक नहीं करेगा। वाइफ ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं और आपका कोई भी रिप्लाई उन एलिगेशन को काउंटर करने के लिए कोर्ट उस पर फोकस नहीं करेगा। इस स्टेज के ऊपर कोर्ट सिर्फ यही देखेगा क्या करंटली वाइफ अर्निंग कर रही है या नहीं कर रही। अगर वाइफ अर्निंग कर रही है तो आपको उसकी अर्निंग का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। बिना एविडेंस के कोर्ट कोई भी ओरल वर्जन्स को सबमिट नहीं करेगा। इसीलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ अपनी वाइफ की करंट अर्निंग का प्रूफ कोर्ट को सबमिट करें। और अगर आपकी वाइफ करंटली वर्किंग नहीं है तो आप उसके वेल एजुकेटेड होने का और उसकी प्रीवियस वर्किंग का भी ग्राउंड ले सकते हैं। उसमें आपको भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूफ करने के लिए कोर्ट को सबमिट करना ज़रूरी है। अगर आप ओरल करने की कोशिश करेंगे तो शायद कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा। तो समझने की बात यह है कि इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम जो वाइफ वर्किंग है और करंटली अर्निंग कर रही है और अपने आप को मेंटेन कर पा रही हैं, उनको
मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता। और अगर वाइफ अर्निंग नहीं है तो आपको उसके प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस और वेल एजुकेटेड होने का ग्राउंड लेकर अपने केस के अंदर इंटरिम को फाइट करना ही ज़रूरी रहेगा। एक और बात ध्यान बहुत ज़रूर करें कि जब भी इंटरिम मेंटेनेंस का डिफेंस आप प्रिपेयर करें तो आप अपने एक्सपेंसेस, अपनी लाइबिलिटीज़ कोर्ट के सामने ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई मेंटेनेंस इंटरिम के तौर पर वाइफ को लगे भी तो आपके एक्सपेंसेस और आपकी लाइबिलिटीज़ को ध्यान देकर कोर्ट वो इंटरिम मेंटेनेंस फाइनल करे। 125 सीआरपीसी के इंटरिम क्लेम के साथ अगर आपकी वाइफ को किसी और प्रोविजन के अंदर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस या हिंदू मैरिज एक्ट या मेंटेनेंस एक्ट के अंदर कोई भी और मेंटेनेंस प्रोवाइड की जा रही है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट के अंदर सबमिट करिए, ताकि ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन से आप बच पाएँ। रजनीश वर्सेस नेहा के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर एक प्रोविजन के अंदर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो एडिशनली दूसरे प्रोविजन के अंदर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, बट मैजिस्ट्रेट या प्रिंसिपल जज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एडिशनल मेंटेनेंस लगा सकते हैं रीजनिंग देकर। इसीलिए आपका इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन के ऊपर आर्गुमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अपने केस में आर्गुमेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, जिससे कि रजनीश वर्सेस नेहा की ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का आप अच्छे से इस्तेमाल में ला पाएँ। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस में अपना रिप्लाई चाहे वो इंटरिम का हो चाहे वो मेन एप्लीकेशन का हो, उसको फाइल करने में देरी ना करें। रजनीश वर्सेस नेहा के डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन किया कि जो भी ऑर्डर मेंटेनेंस केसेस में लगाया जाएगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन लगाया जाएगा। और अगर आप अपने रिप्लाई को फाइल करने में देर करेंगे और ये सोचेंगे कि आपके देरी करने से दूसरी पार्टी को हरासमेंट होगी और वो अपना केस वापस ले लेंगे, लेकिन आपके देरी करने से जो भी मेंटेनेंस अमाउंट अगर कोई भी आपके केस में लगता है उसका अरियर खड़ा होता जाएगा और बाद में वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसीलिए रिप्लाई फाइल करने में देरी ना करें, बल्कि अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस लगता है तो आप अपने केस को स्पीड अप करके अपने केस के अंदर जल्दी से फैसला करवाएं, ताकि अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल मेंटेनेंस लगता भी है तो आपको उसका अरियर बहुत ज़्यादा पे करना ना पड़े। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी के रिप्लाई का ड्राफ्टिंग स्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ड्राफ्टिंग के अंदर आपका केस का फाउंडेशन है। जो भी केस आप रिप्लाई के तौर पर कोर्ट में सबमिट करेंगे वो आपके केस का एक फाउंडिंग लेवल रहेगा। इसीलिए आपका रिप्लाई का जो ड्राफ्ट है वो टेक्निकल तरीके से बना होना चाहिए। टेक्निकल तरीका मतलब आपको कोर्ट के सामने अपना एटीट्यूड और बिहेवियर अपनी वाइफ की तरफ प्रेजेंट करना है। वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे आप अपनी वाइफ के लिए मैरिज की ड्यूरेशन में आपने जो भी उसके लिए किया है, जैसे आपने उसको गिफ्ट प्रेजेंट्स किए हैं, आपने आउटिंग्स की हैं, आपने कोई भी सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स की कर रहे हैं जिसमें वो इन्वॉल्व है। इस तरह से कोर्ट को ये समझ में आएगा कि आपकी तरफ से कोई निगलेक्ट नहीं हो रहा और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ की तरफ अच्छे से निभा रहे हैं, और इसको देखकर कोर्ट का जो बेंड है, फेवर है, वो आपकी तरफ रहेगा। इसीलिए अपने रिप्लाई को ड्राफ्ट करने के टाइम वो सब चीज़ें उसमें मेंशन करिए जो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को दिखाती हैं। और ज़रूरी ये है कि जो आप अपने रिप्लाई में फाइल कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होना चाहिए, जिसे आप लेटर स्टेज में क्रॉस एग्जामिनेशन टाइम पर इस्तेमाल में ला पाएँ। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी के इंटरिम रिप्लाई के बाद आर्गुमेंट स्टेज पर आप अपना रिटर्न आर्गुमेंट्स ज़रूर फाइल करिए। ओरल आर्गुमेंट्स के साथ रिटर्न आर्गुमेंट्स फाइल करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका ओरल आर्गुमेंट अगर अधूरा रह भी जाता है तो कोर्ट को फुल आर्गुमेंट्स रिटर्न के तौर पर उनके फाइल पर मिल जाएंगे आपका केस डिसाइड करने के लिए।
बहुत से वकील रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल नहीं करते, लेकिन अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स आपके केस में आपको हेल्पफुल रहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप अपने लॉयर को 10 फैक्ट्स बताते हैं। आपका लॉयर कोर्ट के सामने जज को उन 10 में से 8 फैक्ट्स बता पाता है और कोर्ट अपनी फाइल में उन 8 फैक्ट्स से सिर्फ 3 या 5 फैक्ट्स नोट कर पाते हैं। तो जब वो ऑर्डर पास करेंगे तो आपका ऑर्डर उन 3 या 5 फैक्ट्स के ऊपर ही पास किया जाएगा। लेकिन जब आप रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल करेंगे तो आपके 10 के 10 फैक्ट्स कोर्ट के पास फाइल में मौजूद रहेंगे और जब वो ऑर्डर करेंगे तो आपका रिटर्न आर्गूमेंट स्टडी कर आपके 10 फैक्ट्स के नज़र में रखकर ही आपका इंटरिम मेंटेनेंस फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिस स्टेज के अंदर आप ऑपोजिट पार्टी के एलिगेशंस को झूठा साबित करवा सकते हैं। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपको क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज पर पहले ही प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आप अपने क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को पहले ही प्रिपेयर करके क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने वाइफ के एलिगेशंस को कन्फ्रंट कर पाएंगे। जिस तरह आपने अपने रिप्लाई में पहले अपना एटीट्यूड और अपना बिहेवियर कोर्ट के सामने रखा, जिससे कोर्ट को ये पता लगा कि आप अपनी वाइफ के साथ आउटिंग्स, उसको गिफ्ट्स, उसके बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस सब कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप अपना क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करिए। फॉर एग्जांपल, किसी एक डेट पर वाइफ एलेज कर रही है कि आपने उसको हरास किया है या आपने उसको मारा है या पीटा है, और दूसरी तरफ आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उस पीरियड के दौरान वो आपके साथ किसी सेलिब्रेशन में थी या आउटिंग में थी या कोई भी एक्टिविटी ऐसी जिससे कि ये प्रूव हो सके कि उसका जो वो डेट का एलिगेशन है वो झूठा साबित हो सके। तो वो वैसे क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाने से आप अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू अपनी वाइफ के एलिगेशंस को कन्फ्रंट कर सकते हैं, जिससे कि ऑपोजिट पार्टी का जो झूठ है वो कोर्ट के सामने आएगा और आपका केस आपके फेवर में भी जा सकता है। 125 सीआरपीसी केस के क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज के बाद जब फाइनल आर्गूमेंट्स का स्टेज आए तो आप अपने फाइनल आर्गूमेंट स्टेज में रिटर्न आर्गूमेंट्स भी सबमिट करिए। फाइनल आर्गूमेंट्स आपके क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बनाए जाएंगे। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर आप कोर्ट के सामने रख पाए और जो ऑपोजिट पार्टी या उनके विटनेसेस क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के जवाब या कन्फ्रंट के बदले में उन्होंने कुछ भी कोर्ट के सामने कॉन्ट्राडिक्टरी पेश किया है, उसको आप अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स में डालिए। उन रिटर्न आर्गूमेंट्स के साथ आप रिलेटेड केस की जजमेंट्स भी फाइल करिए, जिससे आपके रिटर्न आर्गूमेंट्स की कंटेंशन के ऊपर वजन आएगा और कोर्ट के सामने वो सारे फैक्ट्स रिटर्न आर्गूमेंट्स में मौजूद रहेंगे आपके केस को स्टडी करने में और आपके केस के ऑर्डर को फाइनल करने में। इसीलिए रिटर्न आर्गूमेंट्स फाइल करने से कोर्ट को भी फ़ायदा मिलेगा और आपको भी आपके केस में फ़ायदा मिलेगा। फ्रेंड्स, इन सब पॉइंट्स जिनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आप अच्छे से समझ पाएँ तो आप अपने 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस का डिफेंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे और हर स्टेज को अपनी फेवर की तरफ लेके जा पाएंगे और आपके ऊपर जो लगाए गए एलिगेशन है जिससे निगलेक्ट शो करने की कोशिश की गई है वो आप अच्छे से डिफेंड कर पाओगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिले और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम 125 सीआरपीसी, डोमेस्टिक वायलेंस और 498A आईपीसी, डिवोर्स और कस्टडी मैटर्स के ऊपर भी वीडियोस प्रिपेयर करेंगे, जिससे आपको ओवरऑल आपके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फ़ायदा मिले। नमस्कार फ्रेंड्स।